नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एकदम सही थंबनेल पे क्लिक किया और एकदम सही वीडियो के लिए क्लिक करा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लास्ट में खुद ही कमेंट कर रहे होंगे कि यस आई कैन क्रैक इट एसएससी सीजीएल इन 30 डेज। इस वीडियो का जैसा कि टाइटल है हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन 30 डेज। जब एग्जाम एसएससी सीजीएल का 30 दिन बचेगा तब आपको एक वीडियो यूट्यूब पे देखने में आएगी हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन 30 डेज। पहले दोस्तों मुझे भी लगता था कि ये फर्जी वीडियो है, बट कई सारे लोगों को देखने के बाद मुझे पता चला, जब कई सारे नामी टीचर्स और नामी यूट्यूबर्स ने ये वीडियो बना दी, स्ट्रेटजी बना दी, तब मुझे विश्वास हो गया कि हाँ भैया क्रैक कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या काम करना होगा कि एसएससी सीजीएल को एक नारियल बनाना होगा और नारियल ईंट से रख के कट करके क्रैक कर देना होगा। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं, बस उसके लिए कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। मैं ओरिजिनलिटी बताऊंगा, 100% ऑनेस्टी से बताऊंगा क्या करना है, उसके बाद आप क्रैक कर लेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो छोड़ के जाएं, मैं बताऊंगा कि वीडियो पूरी देखनी है, उसी के बाद आप क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपने बीच में कहीं भी छोड़ दी तो 30 या 32 दिन में भी नहीं क्रैक कर पाओगे। ये जो स्ट्रेटजी होने वाली है वो बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है। आज तक ने यूट्यूब पे ऐसी स्ट्रेटजी आई है ना, आज के बाद आएगी, क्योंकि लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो बनाने की। पहली चीज़, उसके लिए ध्यान से सुनना, पेन कॉपी ले लेना। आपको क्या काम करना है, एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना होगा। कितने महीने, कितने साल के, लास्ट 2 से 3 साल के। दूसरी चीज़, सिलेबस को अच्छे से करना होगा। तीसरी चीज़, मॉक टेस्ट लगाने होंगे। चौथी चीज़, मॉक का एनालिसिस करना होगा। पांचवी चीज़, मॉक का एनालिसिस करने के बाद वीक एरियाज पे काम करना होगा। छठी चीज़, आपको फिर से मॉक देना होगा। सातवीं चीज़, कैलकुलेशन पे काम करना होगा। आठवीं चीज़, जीके को रिवाइज करना होगा। नौवीं चीज़, करंट अफेयर पे भी ध्यान देना होगा। 10वीं चीज़, बहुत सारे टीचर्स के नोट्स नहीं इकट्ठा करने होंगे। 11वीं चीज़, मेरी ये सब बातों पे विश्वास करना होगा। और उसके बाद कुछ और चीज़ें करनी होगी, वो भी बताए दे रहा हूँ। जब ऐसे प्रश्न आए तो उनको प्रैक्टिस भी करना होगा। अगर आपने ये सारी चीज़ें 1 महीने में कर ली तो आपका एसएससी सीजीएल निकल जाएगा। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना ये सब चीज़ें 1 महीने में करके आप क्रैक कर लोगे या नहीं। ठीक है, तो चलो कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में आएंगे और उनको ऐसे अगर आपने 1 महीने के अंदर सॉल्व कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे क्या पूछा जाता है कि ये थोड़ा यूनिक टाइप का प्रश्न है, ट्राइंगल से है। ज्योमेट्री अगर हम बात करें, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के अंदर एक चैप्टर होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल का ये क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन को करवाने के बाद मैं इस पर जितने टाइप बन सकते हैं वो करवा दूंगा और एक होमवर्क दूंगा, फिर दूसरा करवाऊंगा। देखो क्या दिया गया, क्या प्रश्न में पूछा गया। क्या दिया जाता है कि पेरीमीटर एक ट्राइंगल का दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इंटीग्रल साइड्स के साथ कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं इस पेरीमीटर वाले त्रिभुज के लिए। यानी कि एक त्रिभुज का परिमाप दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि अगर इसकी भुजाएं इंटीजर हो, इंटीजर बोले तो पूर्णांक हो, तो ऐसे कितने त्रिभुज बनाना पॉसिबल है, ये पूछा जाता है। देखो एक फॉर्मूला होता है कि अगर पेरीमीटर n दे दिया जाए, किसी त्रिभुज के लिए पेरीमीटर n हो जाए, यानी कि किसी भी त्रिभुज के लिए पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप n हो और n इवन हो। n अगर कोई नंबर है तो या तो इवन होगी या तो ऑड होगी। बोलो होगी नहीं होगी। अगर कोई त्रिभुज दे दिया जाए जिसका पेरीमीटर दे दिया जाए, किसी त्रिभुज के लिए पेरीमीटर दे दिया जाए n, जो कि या इवन होगा या ऑड होगा। अगर ये इवन है, n इवन है, तो जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की संख्या होगी वो हो जाएगी n²/48। क्या हो जाएगी, n²/48। और अगर ऑड है तो इसकी संख्या हो जाएगी n+3 का होल स्क्वायर/48। ये फॉर्मूला लिख लेना। क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज के लिए परिमाप दे दिया जाए, परिमाप n हो जाए, और परिमाप n जो हो उसका या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, यानी या तो सम होगा या तो विषम होगा। अगर n की वैल्यू सम हो तो उसके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जिनकी वैल्यूज, यानी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जिनके साइड की वैल्यूज इंटीजर होंगी वो पॉसिबल होंगे n²/48। और अगर ऑड हो तो कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल होंगे, n+3²/48। अब जरूरी नहीं ना कि n+3 का होल स्क्वायर/48 या n²/48 इंटीजर वैल्यू दे, ये हो सकता है 10.12 वैल्यू दे दे, तब कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। मतलब किसी इनमें से किसी की वैल्यू मान लो आ जाती है 10.12, तो आपको इंटीजर वैल्यू भी लेनी है। यानी आपको n²/48 निकालना है या n+3 का होल स्क्वायर/48, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n, चाहे इवन है चाहे ऑड है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी इसको 48 से काटने के बाद उसका इंटीजर पार्ट ले लेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपने n+3 का होल स्क्वायर/48 निकाला या फिर n²/48 निकाला, इसकी वैल्यू जो आई वो आ गई मान लो 8.76, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसका नियरेस्ट जो इंटीजर होगा, इसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा
वही वाला मान लेना है। यानी 8.76 आ गया तो इसका नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट पूर्णांक कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे 9। ये मैंने क्या बताया वो अभी आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझ आ जाएगा। मान लो कहीं परिमाप दे दिया जाए कुछ x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 48 निकाला, उसकी वैल्यू आ गई मान लो 1.72। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, आपने कहा कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे 1.72 किसके नियरेस्ट इंटीजर है। तो यहाँ पे इसके नियरेस्ट इंटीजर कहने का मतलब कि अगर मैं ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में x लिख दूं तो इसका मतलब होता है कि x का नियरेस्ट इंटीजर यानी 1.72 का नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट पूर्णांक इससे जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा। अब इसके जस्ट 2 इससे 0.28 दूर है और 1 उससे पहले वाला इंटीजर 0.72 दूर है, तो सबसे पास वाला इंटीजर कौन सा है 2, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। प्रश्न समझ आ गया। अब देखो कहा गया अभिन्न भुजाओं वाले त्रिभुज की परिधि, यानी अभिन्न भुजाओं मतलब इंटीग्रल साइड यहाँ पे कर लेना कि इंटीग्रल साइड्स वाले त्रिभुज के जो परिमाप है वो 17 है। तो ऐसे त्रिभुजों की संख्या हमने कहा 17, क्या दिया गया पेरीमीटर, पेरीमीटर इवन है ऑड, आपने कहा 17 कैसा है ऑड, ऑड है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, आपने कहा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बराबर हो जाएंगे n+3 का होल स्क्वायर बाई में 48 n+3 का होल स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 17 + 3 का होल स्क्वायर बाई का 48, 17 + 3 का होल स्क्वायर बाई का 48, 17 3 20 का स्क्वायर, 20 के स्क्वायर को 20 × 20 बटे 48 लिख लेना। किससे काट सकते हो 8 से, 8 से 48, 8 से ना काट के 4 से काटो, 4 × 5 = 20, फिर 2 से यहाँ काट दो 10, यानी 50/6 लिखा यानी 8.33 आ गया। अब 8.33 का इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर कौन सा हुआ 9, नहीं कौन सा हुआ इसके जस्ट पास वाला, जो इसके आसपास 2 इंटीजर हैं 8 और 9, किसी भी संख्या के आसपास 2 इंटीजर होते हैं, एक उससे कम एक उससे बड़ा। अब किसके पास है 8.33 किसके पास है 8 के, तो इसके कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे 8। आपका आंसर कितना हो गया 8। अगर यहाँ पे 8.63 आया होता तो कौन सा होता 9 होता। क्लियर हो गया। यहाँ पे परिमाप कितना दिया गया, परिमाप कितना दिया गया, आपने कहा परिमाप दिया गया 20 कैसा है इवन है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे। अगर परिमाप आपको दे दिया जाए परिमाप इवन है, इवन मतलब सम है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं n² / 48, n² / 48 कहने का मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 20 × 20 बटे में 48, 8 से काट देंगे, 8 से कटेगा 8 × 6 = 48, 4 से ये कट जाएगा या 16 से ही काट दो, 16 से काटेंगे ये 3 आ जाएगा, 16 से 4 यहाँ कट जाएगा, 4 यहाँ कट जाएगा, तो 25/3 कितना आ गया 8.33। तो इसके कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे 8.33 का नियरेस्ट वैल्यू क्या है 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8। बोलो क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया, बहुत सुंदर। अब मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी खराबी पता है क्या है कि आपको 30 दिन के अंदर SSC CGL क्रैक करवाना है, तो आपको ये होमवर्क करना है और कमेंट सेक्शन जो है उसमें आंसर होमवर्क 1 करके उसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। ये आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और उसके बाद आपको ट्रायंगल पूरा एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इस PDF में भी रहेगा, जो PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आपको 10.5 घंटे में पूरा ट्रायंगल जितना कुछ हो सकता है अलॉन्ग विद 200 प्रश्न 200 क्वेश्चन SSC CGL के, ये भी मिल जाएगा 10.5 घंटे में, प्लस सारे कॉन्सेप्ट, सारे थ्योरम्स, ये सारी चीज़ें, इवन मास पॉइंट ज्योमेट्री MPG वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये ट्रायंगल वीडियो का लिंक भी दे दिया जाएगा, तो आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं, यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब 30 दिन में चूंकि SSC CGL क्रैक करना है तो ये प्रश्न भी देखना पड़ेगा। अब इस प्रश्न को करने में आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, ये मेंस में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दे दिया गया कि 1062, 1134 और 1182 किसी सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड की जाती हैं और प्रत्येक केस में रिमाइंडर y बचता है। यानी कि 1062, 1134 और 1182 को x से डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। तो आपको x - y की बात की गई है, मतलब x - y की वैल्यू निकालनी। देखो हमने 1062 को डिवाइड किया, मान लो मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 1062 को किसी संख्या से डिवाइड किया, मान लो कि भागफल m आया और शेषफल, या ऐसे मान लेते हैं कि x से डिवाइड करने पे 1062, 1134 और 1182 को जब हम x से डिवाइड करते हैं तो शेषफल y प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं कि मान लो भागफल 1062 को जब डिवाइड किया होगा तो m आया होगा, 1134 को डिवाइड किया होगा तो n आया होगा और 1182 को डिवाइड किया होगा तो वो आया होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने कहा कि 1062 को जब हम x से डिवाइड करते हैं तो m आया होगा भागफल, और शेषफल तो हमें पता है y आया, तीनों केस में शेषफल y आया। अब एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 1062 है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 1062 को x से डिवाइड किया, भागफल m और शेषफल y आया, तो आपको पता है भाज्य यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट यानी कि x और प्लस में शेषफल, यही होता है। जो भाज्य होता है वो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ऐसे हमने 1134 को जब डिवाइड किया तो भागफल n आया, भाज्य
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक क्या है x गुणे भागफल n और प्लस शेषफल y आया। ऐसे हमने 1182 को डिवाइड किया तो ये आया भागफल o इंटू भाज्य, भाज्य हम चूंकि निकालने हैं 1182 बराबर कितना हो जाएगा डिवाइजर इंटू कोसेंट यानी x इंटू ओ प्लस रिमाइंडर। अब देखो एक चीज़ यहाँ से समझ आई कि हमने 1062 को डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसको, हमें क्या निकालने को कहा गया, हमें x की वैल्यू निकालने को कहा गया। तो हमें m n से कोई मतलब नहीं, m और n क्या होंगे, ये सब इंटीजर वैल्यूज होंगे, क्योंकि किसी संख्या को जो हम डिवाइड करते हैं, मान लो 5 से 2 को डिवाइड किया गया तो 5 क्या है यहाँ पे भाज्य, 2 क्या है भाजक, भागफल कितना है 2 दूनी 4 तो भागफल है 2, शेषफल कितना है 1, तो हम 5 को लिख सकते हैं भाज्य गुणे भाजक, सॉरी भाजक गुणे भागफल यानी 2 गुणे 2 धन शेषफल यानी कि 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा 1062 इतना लिख लिया, 1134 इतना लिख लिया, 1182 इतना लिख। अगर मैं कहूँ मेरे भाई कि अगर मैं इसको घटा लूँ, तीनों को घटा लूँ तो यहाँ से y तो गायब हो जाएगा, यानी इन दोनों को अगर मैं घटाऊँ तो हमारा आ जाएगा m माइनस n इंटू एक्स बराबर इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 1134 माइनस, मान लो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, बोलो क्लियर है, यानी यहाँ से b माइनस a आता, कोई नंबर आ जाता, मान लो ये छोड़ो, हमने घटाया तो मान लो 1134 में से 1062 को घटाने पे a आया, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फिर इन दोनों को घटाते तो यहाँ से आ जाता n माइनस ओ या o माइनस n कर लेते हैं या o माइनस n कर लेते हैं, जो बोलोगे o माइनस n इंटू एक्स, ओ माइनस एन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भाज्य है डिविडेंड वो बड़ा है तो यहाँ पे ओ भागफल भी बड़ा होगा एन से या बराबर होगा, तो ओ माइनस एन इंटू एक्स बराबर मान लो बी आ गया। ठीक है, हमने घटाया तो इन दोनों का डिफरेंस बी आ गया। अब यहाँ से हमें एक चीज़ देखने में आया, चूंकि एम भी इंटीजर है, एन भी इंटीजर है, ओ भी इंटीजर है, अगर एम एन ओ तीनों इंटीजर है तो एम माइनस एन भी इंटीजर होगा, ओ माइनस एन भी इंटीजर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो एक्स है वो m माइनस एन इंटीजर है, यानी m माइनस एन इंटीजर गुणे x बराबर a है, ये m माइनस ओ माइनस एन इंटू मतलब o माइनस एन की वैल्यू इंटीजर इंटू x बराबर b है, यानी हम कह सकते हैं कि x जो है वो a और b का फैक्टर होगा, कह सकते हैं, क्योंकि देखो x में कुछ गुणा किया गया फिर हमारा a आया, x में फिर कुछ गुणा किया गया b आया, a b क्या है इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, हमने कहा इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, हमने क्या कहा कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस दोनों का फैक्टर है x, क्योंकि देखो x a का फैक्टर है, x b का फैक्टर है, और हमें कहा गया ग्रेटेस्ट नंबर निकालनी है, यानी इन दोनों का, इसका a और b का ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना है, यानी कि अगर a का भी फैक्टर है x, b का भी फैक्टर है x, और हमसे पूछा गया कि ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना है, यानी a और b का HCF लेना है। बोलो क्लियर हो गया, यानी हमें a और b का सबसे बड़ा वाला फैक्टर लेना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट फैक्टर लेना है। यानी हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या समझा रहा था कि अगर 3 संख्याओं को किसी संख्या से डिवाइड करने पे शेषफल समान आता है तो आप क्या काम करेंगे, आप इन संख्याओं का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस a आया, इन दोनों का डिफरेंस b आया, और चूंकि हमें पता है x इसका भी फैक्टर है, x इसका भी फैक्टर है, और हमें x की सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करना है, तो a और b का HCF ले लेंगे। बोलो क्लियर है, तो यही टीचर आपको शॉर्टकट समझाते हैं मेरे भाई कि आप क्या काम करो, 1062 लिखो, 1134 लिखो और 1182 लिखो, इन दोनों का डिफरेंस a आया था, इन दोनों का डिफरेंस b, हमने डिफरेंस लिया तो इधर कितना बचा 38, इधर 34 72, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 7 में से 3 जाएगा 48, और मैंने क्या बताया जो x होगा वो 48 और 72 के HCF के बराबर होगा। आपको पता है 48 और 72 का HCF कितना हो जाएगा 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 24, क्योंकि 48 और 24 का 48 और 72 का HCF 24, और x क्या था HCF ही था। बोलो क्लियर हो गया। अब 24 से किसी संख्या को डिवाइड करके देख लो कि क्या शेषफल बच रहा है। 24 से हमने डिवाइड किया 1062 को, तो 24 चौको 96, यानी कि 24 चौको 96 हो गया, बचा 10 102, 24 चौको 96, शेषफल कितना आया बोलो, 24 चौको 96, 10 102, 24 चौको 96, शेषफल कितना आया 6, यानी 6 क्या था शेषफल, क्या आता था y, यानी प्रत्येक दिशा में शेषफल जो बचता है उसको y कहते हैं, यानी x की वैल्यू 24 हो गई, y की वैल्यू 6 हो गई। आपसे पूछा गया था x माइनस वाई, यानी कि 24 माइनस 6, यानी कि 18 आपका आंसर आ जाएगा। ये मेंस का प्रश्न था। अब ये प्रश्न से आपको बेसिक समझ में आ गया। अब देखो अगला प्रश्न, देखो अगले प्रश्न में क्या कहा गया, आइसर टेक्नीशियन का प्रश्न है। पिछला मेंस में पूछा गया था कि 5758, 6610 और 8101 को जब सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल y आता है, आपको x माइनस 5y की वैल्यू फाइंड करनी। आपको क्या काम करना है, दो संख्याओं का डिफरेंस हमने ले लिया। 5758 6610 में से घटेगा 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 15, 15 में से 7 जाएगा 8, यानी इन दोनों का आया 852। इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में से 0 घटेगा 1, 0 में से 1 घटेगा 9, यहाँ पे बचा 0, 0 में से 6 घटेगा 4,
और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 1 घटेगा, 7 में से 6 घटेगा 1। अब 852 और 1491 का डिफरेंस एचसीएफ लेना है। हमने कहा जो डिफरेंस आएगा उसका एचसीएफ ले लेना है। आपको पता है 213 चौको 852, 213 सत्ते 1491। मुझे कैसे समझ आया 213? क्योंकि 91 दिख रहा था और 14 दिख रहा था। मैंने कहा ये बताओ, किसी का 7 गुना 91 भी है, किसी का 7 तो 213, और ऐसे 8 गुना इसका, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 213। यानी 213 जो एचसीएफ आया वो किसकी वैल्यू होगी? एक्स की, क्योंकि एक्स ही तो होता है सबसे बड़ा फैक्टर जो इनके डिफरेंस का। अभी हमने प्रश्न में सीखा था, कॉन्सेप्ट जब पहला करा था तो हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि डिफरेंस लो और उसका एचसीएफ ले लो, उसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। अब एक्स जब आ गया तो आपको क्या काम करना है? 5758 में 213 से डिवाइड कर लेना है। अब क्या डिवाइड करने जाओगे? नहीं, 213 दूना 426, 426 इसमें से घटेगा तो 100 इधर बच गया, और 75 में से 26 घटेगा, कितना हो जाएगा? 49। क्यों? क्योंकि 75 में से 25 घटता है तो 50 आता है, एक ज़्यादा घट रहा है तो एक कम आएगा, 149 हो गया। अब 149 के बाद क्या लिख दोगे? 8। आपको पता है कि 213 सत्ते कितना होता है? 1491। 1491 इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा? 7, यानी शेषफल 7 आ गया। आप किसी में डिवाइड करके देख लेना, शेषफल 7 ही आएगा। यानी शेषफल 7 जो आया उसी को तो हमने y कहा है। हमने क्या काम किया? पहले दो संख्याओं का डिफरेंस लिया। 852 आया, 1491 आया। हमने जो संख्या आई उसी को क्या बता दिया? x, क्योंकि x ही एचसीएफ लेने पे संख्या प्राप्त होनी चाहिए कॉन्सेप्ट के अनुसार से। तो x बराबर 213 हो गया। हमने कहा यहां से हमने जब निकाला 213 से डिवाइड करके देखा, शेषफल 7 आता है। अब शेषफल प्रत्येक स्थिति में आता है तो चाहे यहाँ कहीं भी डिवाइड करोगे शेषफल 7 आएगा, और शेषफल की वैल्यू y हो जाएगी, यानी y बराबर 7। अब आपको x भी पता चल गया, y भी पता चल गई। x - 5 y निकालने कहा गया था। 213 में से 35 घटाओगे, कितना बचेगा आपका आंसर? फटाक करके आंसर मार्क कर देना। आपको 213 में से 35 घटाना है, यानी 200 में से 35 घटाओगे 165, और 13 और जोड़ दोगे 178। बोलो क्लियर है? तो आपको एग्जाम में बस इतना करना है। मैं इतना बदतमीज हूं कि आपको 30 दिन में एसएससी क्रैक करवाने के लिए एक आपको होमवर्क जरूर दूंगा। जैसे पिछले प्रश्न में दिया था, यहाँ पे आपको 3 संख्याएं दे दी गई, उनको x से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर y आता है, x - y की वैल्यू बतानी है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे लाल। कमेंट सेक्शन में अगर नहीं बताए तो गुद्दी लाल कर दूंगा। दूसरा, मैं अपनी वीडियो का प्रमोशन करूंगा क्योंकि बेस्ट कंटेंट बनाता हूं। नंबर सिस्टम की वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ पे, वीडियो जो ये पीडीएफ मिलेगा उसके पीडीएफ में भी मिल जाएगी, साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। 8 घंटे की वीडियो है, 3 साल के सारे प्रश्न एसएससी, सीजीएल, मेंस, आईसर, इवन एफकैट और सीडीएस के भी हैं, और 8 घंटे में एकदम फ्री कंटेंट सारे कॉन्सेप्ट के साथ अवेलेबल है। डू चेक इट आउट। अब मेरे लाल आपको 30 दिन में स्ट्रेटजी बतानी थी, 30 दिन में क्रैक करने की, तो ये देख लो स्ट्रेटजी में एक और चीज़। अगर स्ट्रेटजी जाननी है तो उससे पहले ये प्रश्न सीख लेते हैं। मैं बताऊंगा जरूर स्ट्रेटजी। sin पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1, तो cot पावर 4x प्लस cot स्क्वायर x की वैल्यू बतानी। देखो cot पावर 4x प्लस cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? cot कुछ नहीं लिख सकते, पहले cot स्क्वायर x इसमें कॉमन ले लो। cot स्क्वायर x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा कितना? cot स्क्वायर x प्लस 1। cot स्क्वायर x प्लस 1 कितना होता है? आपको पता है cot स्क्वायर x प्लस कितना होता है? cosec स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि हमें पता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हमें पता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x अगर 1 है तो हम कह सकते हैं cosec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पता है cot स्क्वायर x, यहाँ पे पता है cosec स्क्वायर x। अगर मैं sin स्क्वायर x को थोड़ी देर के लिए इधर भेज दूँ तो यहाँ से हमारा हो जाएगा sin पावर 4x बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर x, जिसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। बोलो क्लियर है? या मैं यहाँ से कह दूँ sin स्क्वायर x इधर लिखा हुआ है और sin स्क्वायर x से इधर डिवाइड कर दूँ, यानी दोनों पक्षों में sin स्क्वायर x से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा cot स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर x, क्योंकि cos स्क्वायर x बटे sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा? cot स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे दो, यानी ये लिखा है sin स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? और sin स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x कितना हो जाएगा? 1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1। समझे क्या करा मैंने क्या काम किया? sin पावर 4x बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखा, 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो गया। मैंने क्या काम किया? दोनों पक्षों में sin स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये कितना बचा? sin स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर x बटे sin स्क्वायर x कितना हो गया? cot स्क्वायर x। हमने इस वाले cot स्क्वायर x की जगह पे यहाँ से इस वाले इक्वेशन से sin स्क्वायर x लिख दिया, और cosec स्क्वायर x था ही, sin स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x कितना हो गया? 1 हो गया। बोलो क्लियर है? समझ आ गया? मैंने क्या बताया? मैं इतना बदतमीज हूँ कि मैं आपको होमवर्क दूंगा ही। तो होमवर्क 3, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया, पिछला वाला भी सीजीएल में पूछा गया। और अगर मैं ये बता रहा हूँ कि ये ट्रिगो का प्रश्न है तो मैं आपको एक चीज़ और दूंगा, कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री फॉर एसएससी। आपको स्टार बैच का एक और मैंने कंपाइल्ड वीडियो दे दिया है, लिंक इधर भी पीडीएफ में भी दे दी है, जो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलने वाला है, और साथ ही साथ उस वीडियो का यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ट्रिगोनोमेट्री मोर देन एनफ हो जाएगा। लगभग 300 प्रश्न है, 9 घंटे में वीडियो आपका कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री का खत्म हो जाएगा। तो आपके साथ धोखा किए बगैर मैं सीधे स्ट्रेटजी पे आ जाता हूँ कि पॉइंट नंबर 1 से लेके
और जो 10 तक आपको मैंने बताया था शुरू में 11वीं पॉइंट के साथ साथ, अगर आपने एक महीने में कर लिया अलॉन्ग विद 100+ मॉक्स, अलॉन्ग विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 इयर्स के कवर्ड मिनिमम 2-3 टाइम्स, अलॉन्ग विद मॉक के अच्छे प्रश्न कवर्ड, अलॉन्ग विद नोट्स मॉक एनालिसिस के साथ कवर्ड, अलॉन्ग विद रिवीजन, जीके का मल्टीपल टाइम मिनिमम 2-3 टाइम्स रिवीजन, प्लस इंग्लिश के ओकैब का प्रीवियस ईयर 5 साल के ओकैब का रिवीजन, अलॉन्ग विद ग्रामर बुक प्रैक्टिस। और ये सारी चीज़ें अगर आपने एक महीने में कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एक महीने में कर पाओगे तो कर लोगे, अगर नहीं कर पाते तो आप वीडियो जैसे कहीं कोई ऐसा डाले कि एक महीने में एसएससी सीजीएल कैसे क्रैक करें, तो उस पर जाके अपना जो भी आशीर्वाद है दे सकते हो। बाकी अपनी एक सीरीज चल रही है जो प्रीवियस ईयर यानी 2023-24 में टॉपिक वाइज जितने भी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे ज्योमेट्री हमने करवा दी, टाइम एंड वर्क करवा दिया, पाइप एंड सिस्टम करवा दिया, नंबर सिस्टम करवा दिया, अलजेब्रा करवा दिया, ऐसे टॉपिक वाइज मैं सारे 30-30, 40-40, 50-50, 100-100 प्रश्न लेके आ रहा हूँ ज्योमेट्री के, जो आपको रिसेंट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वो सीजीएल एग्जाम देने, CHSL एग्जाम देने से पहले जरूर देखें। उस प्लेलिस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या रिसेंट 5, 7, 10 वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या करवा रहे हैं और कितना इफेक्टिव है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम, जय हिंद। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।